किसी ने क्या खूब बात कही है, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली हम उसके लिए वैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक से एक लेकर टॉप के क्वेश्चन होंगे। उनको अच्छे से मैं डीपली से आपको समझाऊंगा। तो एक बार आप पहले तो क्लास को शेयर करने का काम भी कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं, डेली आपको बोलना ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल, तो आपका भी फर्ज बनता है शेयर करने का, तो शेयर कीजिए, जुड़ जाइए, शाबाश जुड़ जाइए। अभी तक पहला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है, जल्दी करके जुड़िए भाई, शाबाश शेयर कर दीजिए फुल जमा के एक बार जी बिल्कुल। तो पहले प्रश्न पे चलें आज के, बिल्कुल जी पहले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक है किसे कहते हैं? बताइए, इनमें से भारतीय संगीत का जनक किन्हें कहते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं बताइए ज़रा जी बिल्कुल। जिन जिन का आंसर आ रहा है सोमवेद, बिल्कुल जी, सोमवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जादू टोने का जनक बोले तो क्या आ जाएगा? अथर्ववेद, ठीक है, जादू टोने का हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, दीजिए। बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, बताइए बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? जी आपको दो ही चीज़ें याद करनी है, एक पाली है, एक प्राकृतिक भाषा है। एक तो बुद्ध आएगा और एक आएगा आगे हम जब कभी पढ़ेंगे स्वामी महावीर, तो जैन धर्म के बारे में, तो वहाँ भी आएगा। तो जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? जी बिल्कुल पाली भाषा में। राइट आंसर क्या होगा? पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अच्छा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जरा करना कमेंट। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाक्य मुनि कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था दोस्तों, और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। शाबाश, जिनका 563 ईसा पूर्व है उनका सही है। तथा इनकी मृत्यु बात करें हम 483 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग ये कितने साल हो गए? अगर इनको हम देखें 60 और 20 80 साल, 80 साल तक तो ये जिए थे। अच्छा ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, आप सभी को पता होना चाहिए। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, बौद्ध धर्म वो ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद, ई से ईसाई ई से इस्लाम धर्म के बाद दुनिया में तीसरा बड़ा धर्म है। दुनिया में तीसरा बड़ा धर्म है ईसाई और इस्लाम के बाद। पहला ईसाई है, दूसरा इस्लाम है, तीसरा बौद्ध धर्म। अच्छा और बताता हूँ, जैसे कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। किन्हें कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। और बताता हूँ, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे ना, बताइए कौन थे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु? शाबाश, बताइए महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जी बिल्कुल, जिनका आंसर आ रहा है आलार कलाम। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है। माता पिता बचपन का नाम इनका आपको पता ही है। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था, और इनके जो सौतेली माँ थी जिन्होंने पाला उनका नाम गौतमी था, ठीक है। और इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या कर कर, अगर बात करें, ये 29 वर्ष में घर से निकल गए थे और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना नदी के किनारे, अपने बात करें पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी, पीपल के पेड़ के नीचे। और जिसे जहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई, वहाँ पे उन्हें उस स्थान को वर्तमान में बोध गया कहते हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताइए इंग्लिश चैनल अलग करता है, इंग्लिश चैनल अलग करता है किन किन को? इंग्लिश चैनल अलग करता है बताइए। शाबाश, इंग्लिश चैनल किन्हें अलग करता है? ऑप्शन आपके सामने सभी के सभी स्क्रीन के ऊपर दिए हैं। तो जी इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। किन्हें करता है? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से, यानी जो उत्तरी फ्रांस है ना, उत्तरी फ्रांस, उसे अलग करता है, ठीक है। उत्तरी फ्रांस आ जाए तो और भी उचित रहेगा,
यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्वेश्चन 4 नंबर, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो जजिया कर सबसे पहले किसने लागू किया था? बाद में अकबर ने बंद भी किया था, फिर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो बीच में अपने और भी आए थे कई जिन्होंने इनके बारे में बंद किया और चालू किया इनको। तो बताइए जजिया कर का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो जजिया कर का सबसे पहले जो प्रचलन है वो किया था, अपने बात करें इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रहे, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछे तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगाया था। ठीक है, ब्राह्मणों पे लगाया था, बीच में अकबर ने बंद कर दिया था, बाद में बात करें औरंगजेब ने दोबारा भी इसे शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये था जजिया कर, जो कि बात करें पहले स्टार्टिंग में अपने जो सेना में जो सहयोग नहीं दे सकते उन पे लगता था, जैसे बूढ़े व्यक्ति है उन पे नहीं लगता था, महिलाओं पे नहीं था, बच्चों पे नहीं था, और ब्राह्मणों पे नहीं था। ठीक है, ये इनको छूट दी गई थी। लेकिन बाद में जब अपने फिरोज शाह तुगलक आए उन्होंने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बनता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, और मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अटैक किया था भारत में पहले मुस्लिम व्यक्ति। चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसके पास होती है? चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास, चुनाव आयोग के पास? चुनाव की याचिका तय की जाती है, वो शक्ति किसके हाथ में होती है? दीजिए इनमें से आंसर, फटाफट दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही, जिन जिन का आंसर उच्च न्यायालय आया है, अपने सुप्रीम कोर्ट आया है। एक मिनट भाई, चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसके पास होती है? तो चुनाव याचिका तय करने की शक्ति है वो उच्च न्यायालयों के पास होती है दोस्तों। किसके पास होती है? उच्च न्यायालयों के पास। आंसर होगा इसका सी। याद रहे, उच्च न्यायालयों के पास चुनाव याचिका तय करने की शक्ति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ है ना राज्य चुनाव आ जाएगा भी। ठीक है, राज्य चुनाव याचिका, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, अंध महासागर कहते हैं। बताइए अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अंध महासागर किसे कहते हैं बताइए? अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को, कैस्पियन सागर को? बताइए अंध महासागर किसे कहते हैं इनमें से? तो जी दीजिए आंसर। अंध महासागर के बारे में बात करें हम तो अंध महासागर किसे कहा जाता है? अपने अटलांटिक महासागर को। ठीक है, आंसर होगा ए, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, बताओगे आप मेरे को कमेंट करके कि बाल्टिक महासागर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, महावीर, अश्वघोष या हर्षवर्धन? बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? शाबाश कीजिए कमेंट, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? जी बिल्कुल, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। जिन जिन का आंसर सी आया है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। ठीक है, तो याद रहे ये बुद्ध चरित्र है, इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा स्क्रीन के ऊपर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जी भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताइए शाबाश, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? जी जिनका आंसर आ रहा है समुद्रगुप्त, सभी का राइट है। भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि जो नेपोलियन थे वो कौन से देश के थे? बताइए, अफ्रीका के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के या जर्मनी के? बताइए नेपोलियन का जन्म किस देश में हुआ था? हाँ जी आंसर चाहिए इसका, नेपोलियन का जन्म कौन से देश में हुआ था? जी बिल्कुल, नेपोलियन का जन्म फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक
का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, उज्जैन में, लाहौर में, इलाहाबाद में? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, कुतुब मीनार का जिन्होंने निर्माण शुरू किया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने जिसका निर्माण पूरा करवाया था। तो बताइए इनका मकबरा कहाँ है कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो जी इनका आंसर हो जाएगा सी, अपने सी, लाहौर। क्या आंसर हो जाएगा? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ा भाई। एंसुरी का निर्माण करती है, बताइए एंसुरी का निर्माण करती है, एंसुरी क्या होती है, इसका निर्माण करती है कौन सी नदियाँ? बताइए। ब्रह्मपुत्रा, लूणी, नर्मदा, ताप्ती, लूणी, कोसी, बेतवा और बेतवती। बताइए इनमें से आंसर बताइए। शाबाश, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर देना है आपको इस क्वेश्चन का। एंसुरी क्या होती है? एंसुरी उसे कहते हैं जब नदियाँ, एक या एक से अधिक नदी आपस में मिल जाए, मतलब समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है, और उसके नीचे एक मलबा बन जाए। एक क्या बन जाए? उसके नीचे मलबा बन जाए, ठीक है, यानी मिलने से पहले वो एक झरना बनाकर एक प्रकार से अपने एक मलबा सा बनाकर गिरे। यानी कहने का मतलब कई नदी एक होकर लास्ट में गिरे, पता ही ना चले कि कौन सी नदी कहाँ से गिर रही है। ऊपर उसके बाद करे अपने साथ में जो कंकर पत्थर है वो भी अपने साथ लेके भाग के लेके आती है, ठीक है, जिसके कारण ये घटना घटती है। तो बताइए एंसुरी आप समझ गए, कंकर पत्थर जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं। तो जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, याद रहे, एंसुरी वो नदियाँ बनाएगी जो कि अरब सागर में गिरेगी। कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा बनाएगी। तो अरब सागर में आपको पता होगा आंसर क्या आएगा इसका? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। लूणी तो कहीं गिरती नहीं है, ब्रह्मपुत्रा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बेतवा पहले मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हम बात करें, बेतवा मिल जाती है अपने यमुना में। तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि ये याद हो कि जो एंचुरी बनाएगी, जितनी भी नदियां हैं वो बात करें एंचुरी बनाएगी वो अरब सागर में ही गिरेगी। तो आंसर क्या होगा इसका? नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। एक देशांतर में अंतर होता है 5 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का। बताइए एक देशांतर में कितना अंतर होता है? शाबाश। एक देशांतर में कितना अंतर होता है, फिर ये दो अक्षांश के बीच कितना किलोमीटर का अंतर होता है वो भी बताना है। तो देशांतर रेखाएं हैं, ये समय मापक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है, हाँ, समांतर श्रेणी में नहीं होती। तो 4 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट का होता है। वेरी गुड। अगर हम उत्तरी गोलार्ध अपने जो बीच वाली जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा जिसे बोलते हैं, उससे अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे यानी भारत की तरफ, एशिया की तरफ आएंगे तो क्या होगा? 4 डिग्री प्लस, 4 डिग्री प्लस, 4 डिग्री प्लस, 1 डिग्री पे आगे बढ़ने पे होता जाएगा। और हम पश्चिम में जाएंगे अमेरिका साइड में तो क्या होगा? माइनस होता जाएगा। इस मतलब इस तरह से ये चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है, 111 किलोमीटर का अंतर दो अक्षांश में होता है। अक्षांश की संख्या टोटल कितनी होती है? अक्षांश की संख्या भूमध्य रेखा को काउंट करके 181 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगले क्वेश्चन पे, प्लासी का युद्ध या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने डेट दी हुई है 23 जून 1758, 23 जुलाई 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757, 22 जून है, एक 23 जून है। देखिए तरीका बिल्कुल आसान है। हाँ जी, आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ। 23 जून 1757 दिखाई दे गया। अब देख लीजिए, आपको छांटो इनमें से कि देखिए 23, 23, 22, 23, 22 वाला ऑप्शन कट हो गया, यानी सी आंसर नहीं आएगा। जून, जुलाई, जून, जून, यानी मतलब जून जून ज़्यादा है, 3 में जुलाई, जुलाई नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, बी और सी कट कर दिए। अब और आ जाओ 58, 57, 57, 57, 58 वाला अलग ही है। 57, 57 बात करें 3 बार रिपीट होने 57 आएगा, तो 58 ए भी कट हो गया। बचा क्या? बचा डी। ये कैसे हो गया? ये ऐसे ही होता है,
ठीक है, ऐसे ही होता है दोस्तों, ये थोड़ा सीख जाओगे आप भी। लॉकडाउन में सब कुछ सिखा दूँ आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। और ये पीडीएफ बात करें तो बड़ी मेहनत करके जो अपने मोनू है, मोनू ने ये पीडीएफ बना के दी है, ठीक है जी। मोनू जो कुंडू है, उन्होंने ये पीडीएफ बना के दी है। मोनू कुंडू का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एकमात्र महाद्वीप जिसमें से करक और मकर रेखा गुजरती है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें से करक और मकर रेखा गुजरती है, बताइए। करक मकर, एक ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें करक मकर दोनों गुजरती है, ठीक है। अब करक मकर दोनों गुजरेगी तो भाई भूमध्य भी आ जाएगी। कहीं कहेंगे मुझे 3 गुजरती है, भूमध्य भी गुजरती है। अरे भाई वो तो ऊपर नीचे आ गई तो बीच वाली तो आएगी आएगी, है ना, ठीक है। बताइए, शाबाश। तो करक और मकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो जी वो महाद्वीप है, अपने बात करें कौन सा महाद्वीप, तो वो महाद्वीप रहेगा अफ्रीका। मैं इसकी एक ट्रिक बना के आपको बोर्ड पर ट्रिक बनाकर जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बहुत ही जल्द, ठीक है। बोर्ड पर वीडियो बना के कल दिन में बनाऊंगा, कल अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये सभी रेखाएं आपको सिखा दूंगा। मात्र मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा 2 मिनट की, 2 मिनट में सभी करक रेखाएं मकर रेखाएं याद करो चुटकियों में, ठीक है। देखना ना भूलें कल। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे, बताइए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार बता चुका हूँ। जो चीज़ जोड़ने का जिक्र आए, कहीं भी कुछ भी जोड़ने का आपको पता नहीं है, कुछ कोई चीज़ बढ़ाने का जिक्र आए, जैसे लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ाया गया था, बीच में बढ़ाया गया, ठीक है जी। कोई चीज़ जोड़ी गई, जैसे हम धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, ठीक है, इनकी बात करें तो ये जोड़ी गई है, ठीक है। अखंडता भी जोड़ा गया है शब्द, ठीक है। इसके अलावा और क्या जोड़ा गया, और क्या इसमें किया गया? जो मूल कर्तव्य हैं वो भी जोड़े गए जी, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ, ठीक है, पहली बार, यानी कोई चीज़ प्रस्तावना में जोड़ी गई। तो जो चीज़ जोड़ी गई है, जो चीज़ बढ़ाई गई है, जिसमें वो संवैधानिक संशोधन 42वां है, ठीक है। इस 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, 1977। अगर कोई चीज़ कम की गई हो ना, तो इसके अगला दूसरा, यानी 42 के बाद 44वां संवैधानिक संशोधन, 2 साल बाद, 42 के बाद 44, 76 के बाद 2 साल 78 में, उसमें चीज़ें क्या कर दी गई, कुछ चीज़ें कम कर दी गई। जैसे लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष से दोबारा से 5 वर्ष कर दिया गया, ये चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अगले पे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन, दीजिए भाई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत कौन सी सूची में किया गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, बताइए। हाँ जी, अब आप कहोगे जो जोड़ने वाली बात तो यहीं आ गई, सारी चीज़ें थोड़ा ही है, ये तो याद करना पड़ेगा भाई। तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है? तो इसमें संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। आगे चलें। आपको एक मोटिवेशन, थोड़ी 2 लाइनें सुना देता हूँ जो आपको मतलब थोड़ा मोटिवेट कर देगी, ठीक है। तो सुनो भाई अच्छे से। किसी ने क्या खूब बात कही है, अच्छी बातें करने से ज़्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, अच्छी बातें करने से ज़्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करती है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें भी आपके लिए अहम रहेगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, बताइए। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय और खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? इनमें से बताना है आपको। हरित क्रांति जब आई थी, हाँ जी, उस टाइम देश के केंद्रीय व खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? हाँ जी, दीजिए आंसर। तो जी इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन बोल देता हूँ अगर कम दिखाई दे रहे हो। ऑप्शन ए में है स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 में है नोरमन बोरलॉन्ग, ऑप्शन 3 में है सुब्रमण्यम,
ऑप्शन 4 में है डॉक्टर विलियम गॉड। तो बताइए क्या आंसर आएगा। तो जिनका आंसर आ रहा है स्वामीनाथन उनका गलत है। अभी जिनका आंसर आ रहा है नॉर्मन बोरलॉन्ग उनका भी गलत है। जिनका आंसर विलियम गॉड आ रहा है वो भी गलत है। सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम राइट आंसर होगा इसका सी। क्या राइट आंसर होगा? सी, सुब्रमण्यम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में अमेरिका के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा की गई थी तथा भारत में तमिलनाडु निवासी स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलें। बताइए 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? जो 14वां वित्त आयोग है उसकी अवधि क्या है? तो 14वें वित्त आयोग की अवधि 1 जोड़ 2, 14 में 1 जोड़ा कितना? 15। 15 से 20, 5 साल के लिए होता है। 15 से 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बताइए 15 में अपने 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अभी अप्रैल हो गया ना, 1 अप्रैल, अभी 15वां वित्त आयोग शुरू हो गया भाई। ठीक है, अभी 15वां वित्त आयोग शुरू हो गया है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। कौन थे? वाई वी रेड्डी थे। और अभी 15वें के कौन है? 15वां वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह है। कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, तो एन के सिंह है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए पहला जो वित्त आयोग था 1952 से लेकर 57 तक चला था, 5 साल, 52 to 57, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। कौन थे? के सी नियोगी। पहले के नियोगी थे, 14वें के रेड्डी थे, 15वें के एन के सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, इसका तो आंसर दिख गया भाई। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है, तो इसका बता ही देता हूँ। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो कहाँ से ली गई है? प्रेरित है भारतीय संविधान में। तो पंचवर्षीय योजनाएं है वो रूस, रसिया देश से ली गई है दोस्तों। कौन से देश से? रसिया देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खरीफ फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइए। अब स्पीड बढ़ेगी, फुल स्पीड बढ़ा के बढ़ाऊँगा। तो कौन सी फसल है खरीफ की नहीं है? बाजरा है, मक्का है, चावल है, मटर? मटर नहीं है। क्या नहीं है? मटर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। नए राज्यों में प्रवेश और स्थापना से शक्ति प्रावधान है। बताइए नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना करना, नए राज्यों की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। बताइए शाबाश। हाँ जी, अगर आज नए राज्यों का नाम बदलना है वो तो 3 में है। नए राज्यों का नाम चेंज करना किस में है? 3 में है। तो यहाँ पे प्रवेश की बात हो रही है, स्थापना की बात हो रही है, आर्टिकल 2 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत अनेक राज्यों का एक समूह है, एक संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि बात करें हमें जो नए राज्य हैं उनका निर्माण करना, ये बात उनकी शक्ति के बारे में वर्णन है। 3 में उनके नाम बदलना और उनकी सीमा निर्धारित करना, कहाँ तक उनकी बाउंड्री होगी, वो प्रावधान किस में है? आर्टिकल 3 में है। इस तरह से इनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। हाँ जी, आगे आपके बारे में क्वेश्चन आगे संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। संसद में जब भी प्रत्येक अधिवेशन होता है, साल का पहला अधिवेशन हम बात करें या नए साल के जो अपनी नई सरकार की बात करें, गठन के बाद जो अधिवेशन होता है उसकी उद्घाटन कौन करता है? यानी सबसे पहले उसे भाषण कौन देता है? तो जी वो करता है राष्ट्रपति। क्या आंसर आएगा? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। शाबाश, तो ये बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृक्ष रहेगा दोस्तों कौन सा? बरगद। और मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, बताइए बरगद में से, बरगद की बात करें उसमें से सफ़ेद रंग का दूध जैसा एक रस मतलब रस निकलता है। दूध जैसा बरगद से क्या निकलता है? वट कहते हैं इसको, वट भी बोलते हैं। तो जो वट या वृक्ष से तो दूध जैसा रस निकलता है वो कौन सा अम्ल होता है? बताइए, वो साइंस का क्वेश्चन आ गया। कौन सा अम्ल होता है? हाँ जी, कौन सा अम्ल होता है? एसिड, कौन सा एसिड होता है?
तो जो इसका आंसर जो एसिड पूछा जाए आपसे तो आंसर रहेगा लेटेक्स एसिड। क्या रहेगा? लेटेक्स अम्ल। जो लेटेक्स अम्ल है वो बात करें, वो दूध होता है ना, जो दूध जैसा दिखाई देता है, रस होता निकलता है, उसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, ना राज्यसभा का था ना लोकसभा का था। जी दीजिए आंसर। हाँ जी, पद ग्रहण से पहले किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। हाँ जी, जैसे इंदिरा गांधी थी वो राज्यसभा की थी। इनमें से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है? जी इसका आंसर होगा नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव थे। आपको ध्यान होगा 1991 से लेकर 96 तक, हाँ 91 टू 96 चंद्रशेखर के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें बात करें, पहले बात करें ना तो राज्यसभा का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्य थे ना लोकसभा के, बाद में इन्होंने सदस्यता ली थी। ठीक है, जैसे अभी बात करें ना हम हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, उद्धव ठाकरे, उनकी बात करें, उनके पास ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं ना विधानसभा के सदस्य हैं, और 6 महीने में सदस्यता लेनी होती है। अभी 9 सीटों पे इमरजेंसी चुनाव होंगे वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ पे राज्यसभा अपने विधान परिषद के 9 सीटों पे इलेक्शन होने महाराष्ट्र में। एक ही उद्देश्य है, सीएम की कुर्सी बची रहे। ठीक है, इसीलिए उद्धव ठाकरे का अभी बात करें तो वो तो मिल ही जाएगा, एक सीट तो उनकी आनी है। वो तो राज्यपाल के हाथ में होता है, कुछ अन्य जो नियुक्ति जिस तरह होती है उनकी, उस तरह से राज्य परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, तो वो तो एक तो मिल ही जाएगी उनको। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, बताइए। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था? दीजिए आंसर फटाफट। तो ये 1951 में हुआ था, इतना बता देता हूँ। देखिए 51, 52, 52, 53, तो इस तरह 52, 53 को काट सकते हो, 51, 51 कॉमन है। ठीक है, अच्छा बाकी में यूपी, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक सभी में अलग अलग है। बताइए, शाबाश, बताइए आंसर, बताइए। ए बी में से आएगा, जल्दी दीजिए आंसर। हाँ जी बताइए। तो इसका आंसर होगा पंजाब, 1951। ठीक है, 1951 पंजाब। अगला क्वेश्चन हम बात करें, अच्छा एक शायरी भी आ गई है इसमें। क्या खूब कहा है किसी ने दिल किताबों से लगाना दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने दिल किताबों से लगाना दोस्तों, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। लेकिन ये दिल ही है ऐसा जो मानता नहीं, है ना। ये भी तो है सत्य है कहानी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो आगे चलें। मंचल है, चंचल है मन, ठीक है, सब कुछ है। आगे बताइए, नई जलोढ़ तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए। जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में है, आपको बताना है। नई, पहले नई बताना है, फिर पुरानी, इन ऑप्शन में से। तो नई मिट्टी को बांगर, पुरानी मिट्टी को नई मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर। ठीक है, पुरानी होती है बांगर होगी, और नई होगी वो क्या होगी? खादर होगी। ठीक है दोस्तों, नई खादर। अच्छा वैसे याद ना रहे तो याद कर लेना, चादर होती है ना, चादर वो नई होती है। ठीक है, चादर क्या होती है? नई होती है। तो चादर नई, मतलब चादर देते हैं ना जब रिश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है, तो चादर मिलती है तो वो नई होती है। और जो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाती है, वो पुरानी बांगर हो जाती है ना। ठीक है, क्या चादर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे भाई। उसके बाद में, भारत की सिल्वर सिटी किसे कहते हैं? भारत की सिल्वर सिटी किसे कहते हैं? रायपुर को, हैदराबाद को, कटक को, महाराष्ट्र को? बताइए सिल्वर सिटी कैसे किसे कहते हैं? आपने इलेक्ट्रिसिटी बात करें पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी पढ़ा होगा आपने बेंगलोर, अंतरिक्षों का शहर पढ़ा होगा आपने बेंगलोर, सिलिकॉन वैली पढ़ा होगा आपने बेंगलोर। ठीक है, तो आगे बताइए। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर कि भारत की सिल्वर सिटी किसे कहते हैं, तो भारत की सिल्वर सिटी कहते हैं कटक को।
किसे कहते हैं? कटक को। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के साथ बोई जाती है तथा नवंबर माह में काटी जाती है। वह फसल जो जून माह में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। वेरी वेरी सिंपल, खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल। जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी तब कौन सी गैस निकली थी? तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। 1984 में ही राजीव गांधी पहली बार सबसे कम आयु के अपनी बात करें प्रधानमंत्री बने थे। तो बताइए। हाँ जी, तो ये चीज़ रहेगी। इसमें कौन सी गैस रहेगी? तो बताइए शाबाश, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ये बी आंसर इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये महिला दिवस नहीं है, ये उससे संबंधित है। हम बात करें अपने जननांग कीर्तन के लिए है ये। ठीक है, महिला जननांग कीर्तन के लिए है, जो शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जी ये रहेगा 6 फरवरी। क्या आंसर रहेगा? 6 फरवरी इसका आंसर रहेगा। आगे अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए पृथ्वी का बाह्य कोड किससे बना होता है? पृथ्वी का बाह्य कोड किससे बना होता है? दीजिए आंसर, पृथ्वी का बाह्य कोड किससे बना होता है? हाँ जी, पृथ्वी का बाह्य कोड किससे बना होता है? तो पृथ्वी का बाह्य कोड किससे बना होता है? शाबाश, आंसर होगा लोहे व निकिल का। लोहे व निकिल से बना होता है। बताइए पीसा की झुकी हुई मीनार कौन से देश में है? तो सिंपल क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार है वो है नेपाल देश में। तो जी ये प्रश्न पढ़ लिया, पीसा की झुकी हुई मीनार कौन से देश में? इटली में। अगले क्वेश्चन पे बताइए शाबाश फटाफट, देश में निम्न में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? बताइए शाबाश। इसका मतलब कहने का कि वो कौन सी नदी है जिस पे लगभग पूरा भारत है, या कौन सबसे अधिक मतलब उसके ऊपर निर्भर करता है जनता हो या बात करें भूमि हो जल की दृष्टि से, तो वो जी गंगा रहेगी। कौन सी रहेगी? गंगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? यानी दांडी मार्च आपको पता है 12 मार्च को स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद मैं 1930 की बात कर रहा हूँ, और 6 अप्रैल को वहाँ पे महात्मा गांधी पहुँच गए थे दांडी। ठीक है, साबरमती से स्टार्टिंग की, दांडी पहुँच गए, दोनों ही गुजरात में है। और वहाँ दांडी में जाकर नमक उठाया और नमक उठाकर कानून तोड़ा और एक आंदोलन चला दिया। क्या नाम दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला आपके सामने है, किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का, यानी किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र का वन क्षेत्र जिसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में अधिक है? यानी ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है जिसका वन क्षेत्र है वो उसके भौगोलिक क्षेत्र से यानी उसके भूभाग से परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है। बताइए। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो जी लक्षद्वीप होगा। कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। याद रहे आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। शाबाश, दीजिए आंसर। भारत में प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। हाँ जी, तो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। मैं बता दूं आपको, नीलगिरी है वो दोस्तों जो नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है वो तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में है। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु के पास केरल है, उसके पास कर्नाटक है, यहाँ पे है। कुछ अन्य जो बात करें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत में है, जैसे मैं आपको बताऊं सिमलीपाल है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी क्या है?
जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद में मैं बात करूं पंचमुड़ी, तो पंचमुड़ी जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो मेघालय में है। पंचमुड़ी कहाँ है? मेघालय में। सुंदरवन वो भी क्या है? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी भी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, उत्तराखंड में। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बताऊं अचान कमार, एक है अचान कमार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। एक है मनार की खाड़ी, तमिलनाडु में है। मनार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। क्लास खत्म होने के बाद इसको रिवीजन कर लेना, बैक से एक एक करके लिख लेना सभी। अच्छा, ग्रेट निकोबार है, वो अंडोमान निकोबार में है, पता ही आपको। उसके अलावा हम बात करें तो ये हैं जो मुख्य मुख्य जो आपको याद करने हैं, जो ये क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं और बताऊं आपको, जो जैवमंडलीय क्षेत्र होते हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वन वगैरह, ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, मतलब बात करें जहाँ मिलते हो, ठीक है। जैव विविधता बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट वो चीज़ें हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पे है। किस वायुमंडल स्तर में अधिकतम मौसम घटनाएं घटती है? सिंपल क्वेश्चन। सबसे अधिक मौसम से संबंधित, जैसे अभी बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले आंधी भी आई थी, ठीक है, हो सकता था तूफान भी आ जाता, तो आंसर क्या होगा? सौरमंडल। जी आंसर होगा सी, सौरमंडल। अगला क्वेश्चन बताइए, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद ये बात करें दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद है ना, ये गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्षेत्रीय परिषद बनाए थे, जिसका अध्यक्ष गृह मंत्री होगा, और ये अलग अलग बनाए थे। भारत में क्षेत्रीय परिषद को 5 भागों में बांटा गया है। देखो इसकी बात करें, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। स्टार्टिंग में जो राय थी वो जवाहरलाल नेहरू की थी। और हम बात करें इसके अलावा कि जो क्षेत्रीय परिषद वो 5 भागों में बांटा गया है। एक तो देखो उत्तरी परिषद हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। एक हो जाएगा पूर्वी, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह वो आ जाएंगे। पश्चिमी आ जाएंगे गुजरात वगैरह, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी आ जाएगा, जो चारों दिशाएं हैं ना वो वाले, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये आ जाएंगे। और मध्य वाला आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र हैं जो कुछ है वो मध्य में। इस तरह 5 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, ऐसे राज्य जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? शाबाश बताइए, जहां पर राष्ट्रपति शासन एक बार भी नहीं लगा, तो जी ये रहेगा कौन सा? तेलंगाना। नवीनतम है भाई, नया बना है तेलंगाना, सिंपल सी बात है, यहाँ एक बार भी नहीं लगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जब विधायिका का कोई सदन नहीं चल रहा होता है तो कार्यपालिका कानून बना सकती है, तो उसे लागू कर दे वह है। बताइए उसे क्या बोलेंगे? जब कोई भी सदन नहीं चल रहा तो उसे बोलेंगे जी अध्यादेश, ठीक है। क्या बोलेंगे? अध्यादेश, आर्टिकल 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? 49वीं समांतर रेखा है वो किसके बीच है? 49वीं समांतर रेखा है जी वो यूएसए और कनाडा के बीच है। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? शाबाश, आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए स्पीड में। आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना अपने बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो 1942 में की गई थी। ध्यान होगा आपको, 1942 में, ठीक है। तो ये किसने की थी? तो आंसर होगा रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने 28 मार्च से लेकर 30 मार्च इन 2-3 दिनों के अंदर एक बैठक बुलाई थी टोक्यो जापान में। वहाँ पे इन्होंने 1942 में आधिकारिक रूप से ऐलान किया था आज़ाद हिंद फौज का। उसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो मुश्किल से पढ़ या लिख सकता था, बहुत ही मुश्किल से पढ़ लिख सकता था, ऐसा मुस्लिम बादशाह हुआ है जिसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहते थे। बताइए, महान कवि अमीर खुसरो रहते थे। हाँ जी, दीजिए आंसर। तो ऐसा कौन सा राजा था भाई? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी।
बड़ा भयंकर राजा था। पद्मावती फिल्म देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया? बताइए, बंदा बहादुर ने किसके कहने पे संन्यास छोड़ दिया था? सन्यासी था बंदा बहादुर। तो ऐसे गुरु का नाम बताइए जिसने कहा था कि संन्यास छोड़ एक बार युद्ध करते हैं आजा, ठीक है। तो युद्ध करने के लिए किसने मतलब कहा था? तो युद्ध करने के लिए कहा था किसने भाई? तो आंसर होगा इसका जी अपने बी, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, 43 नंबर क्वेश्चन, दीजिए फटाक आंसर। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया? बताइए, किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रहे। ये रखा गया था दोस्तों, कब से कब? तो ये आपको पता है 1966 से लेकर 1969 तक रहा था, यानी 66-67 एक साल ये हो गया, 68 और 69 एक साल ये, बी आंसर हो जाएगा। यानी एक एक वर्ष की 5 वर्षीय योजना यहाँ पे चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 45 नंबर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पे सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहीं पे बांदीपुर भी है। बताइए, तो जी आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या आंसर होगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए, कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका तो आंसर दिख गया आप सभी को। तो जी इसका सही नहीं है वो अपने सही है जी, सही है पूछा है। तो कोटा है महाराष्ट्र में, गलत है। कोटा तो राजस्थान में है। नरोरा बिहार में दे रखा है, गलत है जी। नरोरा है वो बात करें अपना स्टील उद्योग है यहाँ पे, नरोरा रहेगा कहाँ पे? नरोरा यूपी में रहेगा। तारापुर कहाँ रहेगा? तारापुर रहेगा जी महाराष्ट्र में। अच्छा, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रहे। उसके बाद में इनको याद कर सकते हो आप, जैसे अपने तारापुर है, तारा सितारे, सितारा सितारा तारा सितारे फिल्मों में महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, ठीक है। कोटा राजस्थान में है, ही पता ही आपको। नरोरा यूपी में है। और कलपक्कम, कल मैं पक्का कर लूँगा याद, तो कल आप पक्का कर लोगे तो कल आपको मैं मिलूँगा, आपको लाडू दूंगा, तमिलनाडु। उसके बाद में भूकंप किस कारण से आते हैं? बताइए, भूकंप किस कारण से आते हैं? जल्दी दीजिए आंसर। भूकंप किस कारण से आते हैं? गलतफहमी से आते हैं, है ना। भूकंप है, गलतफहमी से आते हैं। तो जी भूकंप किस कारण आते हैं? तो भूकंप आते हैं, आंसर रहेगा जी इसका ए। क्या आंसर रहेगा? विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी से, ठीक है। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी से। और रिएक्टर क्या होता है इसका? पैमाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता व हम बात करें भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए थे? बताइए, ये जो शब्द हैं, ये पद हैं, किसके मतलब प्रकाश के समय आए थे? फ्रांस की क्रांति, मैग्ना कार्टा, चीनी क्रांति। बताइए, शाबाश। तो ये जी आए थे फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बताइए, फ्रांस की क्रांति हम बात करें 1789 में, 1789 जब अमेरिका का पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, 1789 तभी फ्रांस की क्रांति हुई थी। और तारीख क्या थी? तारीख थी दोस्तों 5 मई, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन आता है 5 मई। अच्छा, आगे उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलें। आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिसमें कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा? कुचिपुड़ी एक गांव भी है जहाँ पे कुचिपुड़ी अपने बात करें नृत्य का नाम पड़ा था। शाबाश, बताइए, बहुत बढ़िया। दीजिए आंसर इसका। हाँ जी, सभी का देख रहा हूँ कौन कौन क्या आंसर दे रहा है। हाँ जी, एक आपको मोटिवेशन थोड़ी शायरी सी सुना देता हूँ।
गरूर किस बात का करूं जिंदगी, गरूर किस बात का करूं जिंदगी, मेरे मरने के बाद मेरे अपने भी मुझे छूकर हाथ धोएंगे। तो जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये ज़िंदगी है, जब तक जियो खुश रहो और हमेशा हंसते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, लगन से पढ़ाई करो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी कृष्णा। कृष्णा एक बात करें जिला है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से कुचिपुड़ी नृत्य का कुचिपुड़ी गांव है एक, ठीक है, कुचिपुड़ी गांव कहाँ है? कृष्णा जिले में। कृष्णा जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इस तरह याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? मोहिनीअट्टम, कथकली और कोल्टम और थिरुवम, बताइए इनमें से कौन सा है जो केरल से संबंधित नहीं है? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जी, आपको पता होना चाहिए अपने जो कोल्लम है, ठीक है, कौन सा? कोल्लम या कोल्लम, कोल्लम है ये, कोल्लम, ये जो सी आंसर दे रखा है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का और थिरुवम केरल का। थिरुवम भी कहाँ का है? केरल का। लेकिन जो ये कोल्लम है, कोल्लम कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया चाहे करना आप जैसा। तो जी राम राम, नमस्ते, लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना अच्छे से, ठीक है दोस्तों। गुड बाय, गुड नाइट सभी को।